वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष विषय तो हालांकि कहना कितना उचित होगा, लेकिन बात बिल्कुल कंफर्म है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा सारे सर्वे कह रहे हैं और ऐसे सारे पोल कह रहे हैं। मैं दूसरों के पोलों की बात ना करूं, मैंने स्वयं आज पोल पर डाला। आप लोग भी चाहें तो उस पर अपना वोट कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही क्या करना होगा, आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं इसमें नीचे डीके दुबे's लीगल इंटरप्रिटेशन लिखा, उसको क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, मतलब मेरे पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर कम्युनिटी को क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 सर्वे मिलेंगे। उन 2 सर्वे में 2 पोल्स में मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, पहले एक प्रश्न में मैंने कहा है केवल उत्तर प्रदेश वाले ही वोट करें और ये बताएं कि कौन जीतेगा। ऑप्शन में मैंने जानबूझकर बीजेपी और योगी जी, ये 2 ऑप्शन अलग अलग रखे हैं। कहना चाहें तो केवल योगी जी कह सकते थे, कहना चाहें तो केवल बीजेपी कह सकते थे, लेकिन 2 अलग अलग इसलिए रखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि योगी जी का फेम कितना है, योगी जी कितने पॉपुलर हैं और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को कितना चाहती है। दूसरा, पार्टी का कोर वोट भी होगा, वो बीजेपी का होगा तो बीजेपी कितना लोग पसंद कर रहे हैं, योगी जी की बजाय बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा। दूसरा प्रश्न मैंने डाला है कोई एक कारण जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। अगर आप कह रहे हैं जीतेगी, सभी सर्वे कह रहे हैं जीतेगी, तो फिर यह भी बता दीजिए कि ऐसा क्या कारण है। डबल इंजन की सरकार, एक ऑप्शन है डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की राष्ट्रीय छवि, अमित शाह जी का जोरदार एक्शन, योगी जी की अपनी छवि और अतिवादी मुसलमानों की अति, यानी कि जो उन्होंने आतंक मचा कर रखा है वो आतंक। इन 5 ऑप्शंस में से आपको जो पसंद आए वो आप क्लिक कर सकते हैं और ऊपर भी 5 ऑप्शन हैं, योगी जी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा। हालांकि अभी तक जो अपना पोल का रिजल्ट आया वो मैं आपको जरूर बता दूं, केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए मैंने कहा था और उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश वाले ही इस पर वोट करेंगे। तो योगी जी और बीजेपी, यानी कि 84% लोगों ने बताया कि योगी जी जीतेंगे। 11% जो बीजेपी का कोर वोट है उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 3% लोग, सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, 1% लोग कह रहे हैं कांग्रेस और 1% लोग कह रहे हैं बसपा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिला दिया जाए 84 + 11, इसका मतलब है 95% लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को जितना पसंद कर रहे हैं वो 11% लोग, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट दिया है, और 84% वोटर ये कह रहे हैं कि हमने योगी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में वोट डाला है। दूसरा सर्वे जो है उसका रिजल्ट अभी तक क्या आया है, जब हमने कहा कोई एक कारण, बीजेपी सरकार बना रही है तो कोई एक कारण बताइए, डबल इंजन की सरकार, तो लोग कहते हैं 28%, यानी कि 28% इस बात का योगदान कर रहे हैं कि ये जो विकास है उत्तर प्रदेश में, उस विकास को हमने वोट दिया है, हमने किसी को वोट नहीं दिया। 28%, और उसका कारण है कि केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है। दूसरा ऑप्शन मैंने मोदी जी की राष्ट्रीय छवि, केवल 5% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि पर हमने वोट दिया है, जबकि डबल इंजन सरकार की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी मोदी जी का योगदान माना जाएगा। मैंने अमित शाह जी के बारे में पूछा तो 1% लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी का जो एक्शन रहता है उस पर, और 62% लोग कह रहे हैं, 62% योगी जी की छवि, और 5% कह रहे हैं कि मुसलमानों की अतिवादी छवि, जो उत्तर प्रदेश में अतिवाद बनाकर रखा था, मुस्लिम से काउंटर करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हमने भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। योगी जी, 62% लोग कह रहे हैं कि योगी जी की अपनी जो छवि है, योगी जी का जो एक्शन है, योगी जी का जो कार्य करने की विधि है, और योगी जी को हमने दिया। हम अगर कहें कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि विकास को हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं, तो भी 62% लोग योगी जी की छवि, योगी जी की क्या, सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण, किसी का नहीं और किसी के साथ भेदभाव नहीं। अब पार्टी के अंदर अच्छी खराब बातें हो सकती हैं, यानी कि सर्वे के, ये जो सर्वे चल रहा है, ये जो पोल चल रहा है ऑनलाइन,
मेरा तो अपना है, आप भी उसको देख सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप डीके दुबेज लीगल इंटरप्रिटेशन पर जाइए, उस पर जब आप जाएंगे तो ऊपर कम्युनिटी का टैब मिलेगा, कम्युनिटी का टैब दबाएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितने लोग वोट डाल चुके हैं अभी तक और क्या स्थिति हो चुकी है। अब सवाल यहां पैदा होता है कि एक बात जो समाजवादी पार्टी ने अभी करना शुरू कर दिया है, और समाजवादी पार्टी ने काशी में एक नई बात छेड़ दी, हंगामा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर डाली और तमाम तरह के बवाल। कितना जल्दबाजी में है, या फिर क्या ये जो ड्रामा है वो ड्रामा शुरू कर दिया, हल्ला बोल टाइप जैसे इन्होंने एक बार और करा था, क्या वो करना शुरू कर दिया है? किस लिए? क्योंकि अब उनको भी पूरी उम्मीद हो गई है कि वो हार रहे हैं। मैंने कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि योगी जी स्थिति क्लियर हो चुकी 7वें फेज के बाद, योगी जी सरकार बना ही रहे हैं। मैंने ये जो सर्वे आने शुरू हुए थे उनसे पहले ही ये स्टेटमेंट दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 250 सीटें आ रही हैं। उससे 2 फेज पहले मैंने स्वयं कहा था कि 300 से 350 के बीच में सीटें आएंगी, 300 पार तो एटलीस्ट कर ही जाएंगे और प्रचंड बहुमत 350 मिलेगा। बहुत सारे लोग, पहले वाले को तो वो 12 लाख 13 लाख चल गई, लोगों को बड़ा पसंद आया। 300 से 350 के बीच में सीटें जब आएंगी। लेकिन जो दूसरी बार मैंने उस पर टाइटल बनाया कि योगी जी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, योगी जी की स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन सरकार बनाने में कुछ समस्याएं आई हैं, उसमें मुझे लगता है कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी उस पर कमेंट बहुत सारे किए हैं, ये भी पोल है क्योंकि दोनों मिलाकर लगभग 5000 कमेंट आए हैं। 5000 कमेंट वो लोग करते हैं जो लोग वाकई में सीरियस हैं, वो लोग कमेंट नहीं करते जो केवल टिक टिक करें। ऐसे 5000 जो कमेंट आए, उन 5000 कमेंटों में से लगभग 4500 कमेंट इस बात के आए कि योगी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे से कहा भी कि भैया आप तो योगी जी के एजेंट हो गए, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी के एजेंट हो गए। और जो दूसरी बार मैंने डाला उसमें केवल पोस्टर देखकर या 1-2 मिनट सुना होगा, उसके बाद लोगों ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि आप पाला बदल रहे हैं, आपको बीजेपी पूछ नहीं रही है और ये वो, और आप तो दल बदलू हो गए और कितने पैसे समाजवादी पार्टी से मिल गए। आप बीजेपी संगठन ने कोई विरोध नहीं हुआ, बहुत अच्छा चुनाव सबने लड़ा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आए। लेकिन लगभग मैं अगर कहूँ 5000 कमेंटों में से 4500 का मतलब ये हो गया कि लगभग 90% लोग मेरी दोनों बातों से सहमत हैं, जिसमें सेकंड वाली में मैंने कहा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो सेकंड लेक्चर था उसको आपने सुना नहीं होगा पूरा, ये बढ़ा कर जल्दी जल्दी करके सुना होगा, इसलिए आपको पूरी स्थिति पता नहीं लगी। मैंने ये कहा कि लोग ऐसी ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, संगठन के खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं, अमित शाह जी के खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं, या जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं, या जो कैंडिडेट है कैंडिडेट के खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। सिर्फ एक बात से सहमत हो सकता हूँ कि कैंडिडेट की अपनी निगेटिव छवि हो सकती है जो योगी जी के कुछ वोटों को काट सकती है, क्योंकि 5 साल जो व्यक्ति सत्ता में रहा, 5 साल जो एमएलए रहा, उसकी अपनी एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई होगी। लेकिन योगी जी की जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा था कि लोग वो एंटी इनकम्बेंसी भूल गए होंगे। मैंने साफ तौर पर कहा था कि 250 के प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं, 25-30 ऊपर 25-30 नीचे हो सकती है, 250-300 हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने जिनसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई उन्होंने ये भी कहा कि 300 क्या 300 क्या 300। अरे भाई साहब कुछ तो सोचकर बोलिए। लेकिन जो मैंने उस दिन 5वें फेज के बाद कहा था, 5th फेज उसकी शायद हेडिंग दी थी, उसमें मैंने कहा था जो अंडर करंट है वो बहुत खतरनाक है। अंडर करंट, लोगों से अगर योगी जी के विरुद्ध कोई बात कह दो तो वो गालियां देने को तैयार है, वो एकदम चढ़ाई करने को तैयार है। वो हिंदू समाज को गाली देता है, कहता है हमने तो जितने वोट थे सब डाले, मेरे गांव वालों ने भी डाले, हमारे लोगों ने भी डाले, लेकिन साहब हिंदू समाज नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। इसलिए इन बातों से अब बिल्कुल, जो अब मैंने पोल करवाए दोनों, आप करेंगे फिर से तो मुझे लगता है और बड़ा होगा। और जो बाकी हुआ, और जो समाजवादी पार्टी का एक्शन प्लान शुरू हुआ, आप सोचो, राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के ब्रेन कहे जाते हैं, थिंक टैंक कहे जाते हैं, मुलायम सिंह के थिंक टैंक कहे जाते थे। मुलायम सिंह वर्सेस अखिलेश यादव हुए तो अखिलेश यादव के साथ चूंकि वो खड़े हो गए,
शिवपाल के खिलाफ खड़े हो गए, तो चूंकि शिवपाल यादव के खिलाफ खड़े हो गए, वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए, इसलिए अखिलेश यादव हर जगह जीतते रहे, इसलिए वो ब्रेन ऑफ समाजवादी पार्टी कहे जाते हैं, या मैं कहूं कि वही रणनीतिकार कहे जाते हैं। उन्होंने लिखित चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को कहा, भैया ये गड़बड़ी की संभावना है, सरकार जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, उन्होंने इन जो मतदान केंद्र हैं, जहां मतपेटियां रखी गई हैं, जहां पर ईवीएम रखी गई, वहां पर कुर्सी मेज डालकर, बिस्तर डालकर 10, 20, 25, 50 कार्यकर्ता, ये कहा है यहां पर मशीनें स्टोर की गई हैं, यहीं पर रहना है। जिस दिन मशीनें लाकर रखी गई थी उसी दिन से वहीं पर रहना है, ऐसा आदेश हुए थे। समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पड़े हुए भी, सरकार उनका प्रोटेक्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी के लोग गेटों पर पड़े हुए हैं। अब इसका दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है, मेरे अनुसार दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ अधिकारी तो उनके बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं, आपने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, योगी जी की सरकार बनने के बाद साल भर तक सरकार के सरकारी मुलाजिम भी योगी जी का सहयोग नहीं कर रहे थे। बात तब अधिकारियों को लगा कि नहीं, सरकार बैठी है, कुछ भी हो सकता है, तब इन्होंने सहयोग करना शुरू किया था। इसलिए चूंकि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और योगी जी चूंकि पहली बार सत्ता में आए थे, इसलिए ये सब होना स्वाभाविक था। मशीनरी अखिलेश यादव या मायावती के अपॉइंट किए हुए पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, ये वो सब करके जो अपॉइंटी लोग थे, वो तो उनके पैर छूते हैं। वो तो इंस्पेक्टर हो, एसएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, वो तो साहब जैसे ही वो अखिलेश यादव आते थे उनके वर्दी पहन के पैर छूने वाले लोग थे। इसलिए ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है कि अखिलेश यादव क्या इस प्रकार की जो उनके लोग हैं उनके साथ मिलकर ईवीएम में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर दूसरे साइड से देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो काशी में किया, काशी में एक ईवीएम लेकर कोई जा रहा था तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके ईवीएम पकड़ ली, फिर उसको ले गए, उसकी मारपीट की, उसको पुलिस स्टेशन ले गए और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अखिलेश यादव ने। ये स्टेटमेंट दे डाला कि नहीं, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये देखिए ईवीएम यहाँ से चुराई जा रही है, ईवीएम का ये वो फलाना ढिमा का। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काशी ने तुरंत तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि भैया प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जाई जा रही थी, ये ब्लैंक वाली ईवीएम है, जो लोग ईवीएम खोलकर वोट चेक करेंगे उनका प्रशिक्षण भी तो होगा, ये सब कुछ प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है, वो ईवीएम वहाँ ले जाई जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार से चढ़ाई करी और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने स्टेटमेंट देने शुरू किए, मुझे लगता है कि ये सब कुछ ये दर्शा रहा है कि वो हार मान चुके हैं और उनका मानना ये है कि ये लोग ईवीएम, यानी कि उन्होंने ये ईवीएम का ड्रामा करना शुरू कर दिया है और अब वो अपना फ्रस्ट्रेशन ईवीएम कैसे ये कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, उसका तरीका तो यही है कि वो ये कहें कि हम चुनाव जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम खेला। उनको ये ड्रामा ना दिखाना होता तो ये निश्चित बात है कि भाई उनके लोग चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं, वो लोग चारों ओर से मंडियों में या जहाँ कहीं भी ईवीएम रखी गई हैं वहाँ पर घेरे बैठे हैं, लगातार मुस्तैदी से दूरबीन लगाकर। कुछ फोटो तो ऐसी भी आई, एक उनके विधायक जी जो वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो दूरबीन लगाकर देख रहे हैं कि साहब क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं, छतों पर ईवीएम लगा कर रखी हैं दूरबीनें और पता नहीं क्या क्या गया मेरे। जब ऐसा आपने स्वयं सब कुछ रखा है तो फिर ईवीएम एक पकड़ लिया आपके लोगों ने, जो कि प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, तो इतना ड्रामा करने की आपको आवश्यकता इसलिए पड़ गई। और ये भी संभव है कि जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं आप ताकि ठीकरा ईवीएम के सिर पर फोड़ा जा सके। और जैसे मैंने कहा कि जो प्रचंड बहुमत है, आप भी वोट डालेंगे तो जो प्रचंड बहुमत है वो योगी जी के साथ है। जो अंडर करंट है, जो किसी को पता नहीं लगता, वो अंडर करंट कुछ भी कर सकता है। वो अंडर करंट केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें दे सकता है। वो अंडर करंट 403 में से 450 भी योगी जी को दे सकता है, 350 भी योगी जी को दे सकता है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जिन लोगों ने भी कमेंट करके लिखा है दुबे जी आप ये सब छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिक्स की बात मत करिए, भाई लॉ और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज अ पॉलिटिक्स, मेरी नज़रों में।
कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना ही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, डेफिनेशन आपने गलत बना ली है। जो लॉ नहीं जानते हैं, जिनको कानून नहीं मालूम, जिनको प्रशासन नहीं मालूम, जो शासन नहीं जानते, वो चुनाव लड़के अपने इन्फ्लुएंस करवाकर वो सत्ता में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो उनको करना है वो करना आता नहीं है, इसलिए वो वहां जाकर गंदगियां फैलाते हैं और सिर्फ पैसा इकट्ठा हो जाए ऐसा वो करते हैं। अधिकारियों को इन्फ्लुएंस में लेते हैं, अधिकारियों की भी लॉटरी लग जाती है। अधिकारी रास्ते बताते हैं और जैसे बताते हैं वैसे चलते हैं। देश दुनिया कहीं भी जाए आपको कोई मतलब नहीं होता है। केवल वो लोग जिनको लॉ नहीं मालूम, जिनको पब्लिक इंटरप्रिटेशन नहीं, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मालूम, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। और आपको बताऊं 1887 लीगली ऑन पेपर्स 1887 से पहले लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग सोचा भी नहीं जाता, सब्जेक्ट भी अलग नहीं होता था। वुडरो विल्सन ने सबसे पहले कहा लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन ये अलग अलग विषय हैं और इनकी गंभीरता अलग अलग होनी चाहिए, और दोनों ही पॉलिटिक्स का पार्ट माने जाते थे। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मैं लॉ थोड़ा बहुत जानता हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, तो फिर आप मान कर चलिए कि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट तो हूं ही। यही कारण है कि विश्व में 90% जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो देशों को चला रहे हैं, वो सब लॉयर हैं। हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए, विश्व के 90% सफल पॉलिटिशियन लॉयर हैं। क्यों? क्योंकि लॉ को गहराई से समझना, गहराई से जानना, केस लॉ समझना, पुराने जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको देखना, कोर्ट में डिस्प्यूट गए होंगे उनको देखना, प्रशासनिक डिस्प्यूट गए होंगे उनको ये सब पढ़ना अपना स्वभाव है। इसीलिए हम ये यूट्यूब पर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से मैं 3 सब्जेक्टों की बात करता हूं, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, इनके स्टूडेंट्स के लिए ही ये लेक्चर सीरीज चलाता हूं। बाकी जो लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि आपको उस पर विचार करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरा लेक्चर देखना चाहिए, ये बीच में नहीं देखना चाहिए। और हेडिंग, केवल हेडिंग टीम बनाती है, और टीम हेडिंग इसलिए बनाती है कि हिट कर जाए, लोग ज़्यादा के ज़्यादा लोग उस पर क्लिक कर जाएं। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के कमेंट लिखने से पहले पूरा लेक्चर जिसने सुना हो 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट का, वो ही उस पर कमेंट करे पॉजिटिव। अदरवाइज केवल हेडिंग पढ़कर कमेंट ना करें। जल्दबाजी में हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, और जल्दी में हिंदू राष्ट्र अगर बनाएंगे तो धोखा खा ही जाएंगे। इसलिए तसल्ली से समझ के, गहराइयों के साथ समझकर जल्दबाजी करें तो अच्छा होगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। मुझे लगता है कि जो प्रचंड बहुमत है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो अंडर करंट है वो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल गलियारों की चर्चा है, और जो हमारे पास पोल आया है, आप भी उस पोल में पार्टिसिपेट करें और उस पर वोट डालें। मैंने आपको फिर से बताता हूं, आप जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, इस पर नीचे डी.के. दुबे लीगल इंटरप्रिटेशन करके चैनल का वो बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर कम्युनिटी लिखा होगा, उस कम्युनिटी को क्लिक करेंगे तो आपको वो पोल मिल जाएगा, वहाँ अपना वोट कास्ट करिए। देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।